वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। किरण वन लाइनर अप्रोच का सामान्य ज्ञान का ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब सिंहासन रूढ़ हुआ, अर्थात औरंगजेब को गद्दी मिली। 1664 में 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट की गई और इसके अलावा 1664 में ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। 1666 में शाहजहां की मृत्यु। 1670 में 1670 में शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण हुआ। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना की गई। 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लगाया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1685 में 1685 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई स्थानांतरित किया गया। 1689 में 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड दिया गया और शाहू जी को बंदी बनाया गया। 1698 में सूतानाटी, कलिकता तथा गोविंदपुरी की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और शाहू जी की मुक्ति, और इसके साथ साथ बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हो गया। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई और जहांदार शाह शासक बना। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने। 1715 में सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। 1717 में फर्रुख शेर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान दिया गया। 1720 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत हुआ। 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उसके कब्जे में चला गया। 1740 में 1740 में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। 1742 में 1742 में बंगाल पर मराठों का अभियान हुआ और 1742 में ही डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1744 से 48 चला प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1747 में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। 1750 से 1754 तक चला दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध और 1751 में अरकाट पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ क्लाइव लॉयड के द्वारा। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा और तभी हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल की घटना। इससे आगे बढ़ते हैं। 1757 से 1763 1757 से 1763 तक तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध हुआ। 1757 में लड़ाया गया प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेज द्वारा पराजित हुआ और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। 1758 में फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा हो गया। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। इसके अलावा 1760 में ही वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय हुई। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया जो अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों की पराजय हुई। 1763 में मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। 1765 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन डायरकी की शुरुआत की गई। ड्वेल रूल, द्वैध शासन, डायरकी भी किसको कहते हैं। 1765 में क्लाइव लॉयड की दूसरी गवर्नरी रॉबर्ट क्लाइव की दूसरी गवर्नरी 1765 से 1767 ईस्वी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना और कंपनी द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति की गई। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण हो गया। 1774 में रुहेला युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल
1774 से 1785 और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यानी 3 घटनाएं। 1774 में हुआ रुहेला युद्ध, 1774 में हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बना, ये कब से कब तक, 1774 से 85 तक, और 1774 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1785 से 82 पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म। 1776 में पुरंदर की संधि हुई अंग्रेजों और मराठा के बीच। 1780 से 1784 तक चला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1784 में आया पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ, और इसके अलावा 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी हुई। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1790 से 92 तक तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1792 में रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हुई। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। 1802 में पेशवा के साथ बेसिन की संधि हुई। 1803 से 1806 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 1806 में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ 1806 में। 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। 1813 में एक और चार्टर अधिनियम आया। 1814 से 16 में नेपाल के साथ युद्ध तथा सुगोली की संधि हुई। 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1818 में भारतीय भाषा बांग्ला में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण, जो साप्ताहिक प्रकाशित होता था, इसकी शुरुआत हुई। और इसके अलावा अस्टी की लड़ाई हुई 1818 में ही, और इसके अलावा कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव द्वारा समर्पण, ये सभी घटनाएं 1818 की। 1818 में ही पेशवा पद की समाप्ति की गई। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया। 1820 से 22 सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। 1821 में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाही गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई, और इसके अलावा लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने 1823। 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1826 में यांडोब की संधि। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। 1828 में राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और 1831 में राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 में 1833 में भारतीय विधि आयोग गठित हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा 1833 से। जो अभी तक कहलाता था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो 1833 में कहलाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया 1833 में, और इसके अलावा राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु भी हो गई। 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति की गई। अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गई, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। 1838 में 1838 में कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह सुजा के बीच त्रिदलीय संधि हुई। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 से 42 तक चला प्रथम अफगान युद्ध। 1841 में कलकत्ता में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। 1843 में सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी अंग्रेज कंपनी तथा सिख राजा के बीच। 1847 में रुड़की में प्रथम इंजीनियर कॉलेज स्थापित हुआ 1847 में। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना और उसने गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1853 में बंबई से
थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ 1853 में, और कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन भी चली कब, 1853 में चालू हुई कब, 1853 में। और इसके अलावा पहली बार आईसीएस परीक्षा प्रारंभ हुई 1853। तो ये सारी घटनाएं 1853 की। 1855 से 56 में हुआ संथाल विद्रोह, और इसके अलावा कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। 1857 में कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी 1857 में हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1858 में भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब तक तो कंपनी के हाथों में जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, और 1858 में ही 1 नवंबर 1858 ईस्वी को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की कि अब महारानी विक्टोरिया भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लेती हैं और वही चलाएंगे, तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1859 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह। 1859 में कागज का नोट जारी हुआ और गोद प्रथा की समाप्ति हो गई। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू हुई 1860 में, और 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू हुई, यानी आईपीसी, और उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। 1872 में ही लॉर्ड मेयो की हत्या हुई। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1875 में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अभी फिलहाल। प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम यात्रा भी 1875 में, और इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा और आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में हुई। 1876 में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार और महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। 1878 में लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में। 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1878 में अकाल आयोग की स्थापना हुई। 1881 में 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना। 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ। जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, ये 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त हुआ और स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल का विवाद हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। 1888 में कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियंस पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। 1892 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ 1893 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 में 1897 में भारतीय शिक्षा सेवा का गठन और तिलक को 18 माह की कैद हुई। 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय रहा। 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन, और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ और पुरातत्व विभाग का गठन 1904 में। 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी और बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के केस तथा तिलक को 6 वर्ष का कारावास। 1908 में गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई 1908 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक बुक भी लिखी।
1909 में ही हुआ मार्लियामेंटो सुधार आया, और इसी में 1909 में ही गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी, और भारतीय परिषद अधिनियम भी 1909 वाला पारित हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1911 में, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई 1911 में, और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1912 में ही। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ 1913 में, और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी 1913 में मिला। 1914 में बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से रिहा हुए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 1917 में ही, और एनी बेसेंट को भी बंदी बना लिया गया 1917 में। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, और इसके अलावा 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस की गई 1919 में ही, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ 1919 में ही। 1920 में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। 1922 में हुआ चोरा चोरी कांड। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1923 में ही मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस, और इसके अलावा गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1925 में अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1925 में हुई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना, और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में ही, और लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में, और शारदा एक्ट पारित हुआ 1929 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया 1930 में ही सबसे पहली बार, और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ। 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, और 1931 में ही हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भागीदारी भी ली। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग हुई, और उसमें गांधी जी ने भी भाग लिया। और इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 1931 वर्ष में ही दी गई, 1931वें साल में दी गई। 1932 सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा, और पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकेडमी की स्थापना की गई 1932 में। वर्ष 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी हुआ, और संयुक्त चयन समिति का गठन हुआ। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया 1934 में, और बिहार में भूकंप आया। फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ, और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना, ये सब घटनाएं 1934 में हुई। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। प्रांतीय स्वशासन की भी शुरुआत हुई। 1936 में सम्राट जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु और एडवर्ड एट्थ का राज्यारोहण हुआ। 1937 में नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारों का उदय हुआ। 1937 में नए चुनाव और नवीन प्रांतीय सरकारों का उदय हुआ। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और सुभाष चंद्र बोस दोबारा से कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, तथा बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक देश, एक अलग देश की मांग की गई 1940 में। 1940 में ही गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, और 1940 में ही विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। 1941 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन किया गया, और भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने।
1944 में असम पर जापानी आक्रमण और इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ और लॉर्ड वेवेल की घोषणा हुई 1945 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में हुई। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। 2 सितंबर 1946 को मतलब 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई। नोअखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए 1940 में ही। इसके अलावा 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे हुए। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को। 1947 में क्या क्या हुआ देखिए। 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय हुआ कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इसके बाद और 1947 में ही लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना, उन्होंने सत्ता हस्तांतरित कर दी और भारत पाकिस्तान विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। 1948 में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या कर दी गई 1948 में। जिन्ना की मृत्यु भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति और इसी में 1948 में हुई जिन्ना की मृत्यु और 1948 में हुआ भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति 1948 में हुई। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 1952 में सबसे पहली बार भारत में जनरल इलेक्शन हुए, आम चुनाव हुए। 1954 में चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ। 1955 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी चेन्नई अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार किया गया। 1956 में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ, लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए यानी सेकंड जनरल इलेक्शन हुए 1957 में 5 साल बाद। 1958 में माप और तोल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ। 1961 में गोवा इंडिपेंडेंट हुआ, गोवा आज़ाद हुआ। 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ। 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक कि कुछ कुल मिला के सभी की सभी घटनाएं हमने देख ली हैं और अब हम चीज़ों को थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। इस बुक में देखते हैं कि आगे आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले इस पुस्तक में बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल से इन्होंने यहाँ शुरुआत की है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है यानी कोई रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, यानी वो काल जिसमें मानव सभ्य नहीं था, उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास पुरातात्विक साधनों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल यानी अज्ञात काल से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक कहलाता है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहलाता है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक और नव पाषाण काल कहलाता है 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। पेलियोलिथिक पीरियड जो है वो इन्फिनिटी से 8000 बीसी तक, मेसोलिथिक पीरियड जो है वो 8000 बीसी से 4000 बीसी तक और नियोलिथिक पीरियड जो है वो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक काल क्या होता है? तो ये तो प्रागैतिहासिक हो गया, प्री हिस्टोरिक हो गया, ये है प्रोटो हिस्टोरिक आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं यानी रिटन सोर्स तो हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं यानी उनको हम क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं, या फिर उनकी गूढ़ लिपि को समझना कठिन है, मतलब हमारे लिए उनको पढ़ना कठिन है। तो ऐसे काल को हम आद्य इतिहास कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम आता है ना, 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम है वो आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। इसी के अंतर्गत आती है हमारी 2 सभ्यताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसी काल में आती है, आद्य ऐतिहासिक काल में, और वैदिक सभ्यता भी इसी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, हिस्टोरिक पीरियड की, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब रिटन सोर्सेज जिस काल के उपलब्ध हैं जिसमें मानव
सभ्य बन चुका था, सिविलाइज्ड हो चुका था। उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, यानी 600 बीसी से बाद का जो काल है वो सारा का सारा किस में आता है, ऐतिहासिक काल में आता है। अब बात की गई है इसमें आगे इस पुस्तक में कि भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके सोर्स क्या हैं, कैसे कैसे में पता चल रहा है कि आखिर इतिहास में क्या हुआ था। तो इन्होंने 3 टाइप के सोर्स बताए हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं, सबसे ज़्यादा शुद्ध हैं वो हैं पुरातात्विक सामग्रियां जो हमें खुदाई में प्राप्त होंगी, और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मुद्राएं हैं, यानी जो कॉइन्स हैं वो मुद्राएं हैं, स्मारक और भवन है यानी मॉन्यूमेंट्स हैं, मूर्तिकला है, पेंटिंग्स वगैरह है, स्टेचूज़ हैं, चित्रकला है यानी पेंटिंग है, और अवशेष यानी फॉसिल्स हैं। अभिलेख की बात की जाए, इंस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो देखिए अभिलेख पाषाण शिलाओं यानी पत्थर की जो शिलाएं होती हैं पाषाण शिलाओं पर, स्तंभों पर, खंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों, मुद्राओं और प्रतिमाओं पर उत्खनित हैं यानी खुदवाए गए हैं अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसके अध्ययन करने को कहते हैं इपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन पठनीय अभिलेख अशोक के हैं जो प्राकृत भाषा में हैं, यानी सबसे पुराने जो अभिलेख हैं जिनको पढ़ा जा सका है वो अशोक के हैं, और वो किस भाषा में हैं, प्राकृत भाषा में हैं। पूर्व हैदराबाद राज्य में स्थित मास्की और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश से प्राप्त उल्लेखों में अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख है। कौन कौन से अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेख है। उसे प्राय देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। किस किस अभिलेख में, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं जो बाएं से लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख, पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके जो अभिलेख हैं वो सब खरोष्ठी लिपि में है। तो नहीं, अशोक के जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरमेइक लिपि का यूज़ हुआ है। कौन कौन सी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, यूनानी और आर्मेइक लिपियों का यूज़ हुआ है किन शिलालेखों में, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं अशोक के। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सबसे पहले सफलता मिली वो जेम्स प्रिंसिप को 1837 ईस्वी में मिली। 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप सफल हुए अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईस्वी पूर्व के हड़प्पा कालीन हैं जो मुहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित है। यदि सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात की जाए, फर्क है, जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं अशोक के हैं जो पढ़े गए, ऐसे अभिलेख जिनको हम पढ़ सके ऐसे सबसे प्राचीन अशोक के हैं। लेकिन सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो हमें कुछ अभिलेख मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सके अब तक। जिनका प्रामाणिक पाठ अभी तक, देखो आगे बताया हुआ है, जिनका प्रामाणिक पाठ यानी ऑथेंटिक रूप से उनको समझ पाना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। प्रामाणिक पाठ अभी तक असंभव बना हुआ है। प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में अधिकारों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक राज्यादेशों एवं निर्णयों की सूची रहती है, जैसे अशोक के अभिलेख। ये तो हो गए कैसे, प्राथमिक श्रेणी के अभिलेख। अब द्वितीय श्रेणी के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मत अनुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया। और तृतीय श्रेणी के वे अभिलेख हैं जिसमें राजाओं की विजय प्रशस्तियों का आख्यान तो है लेकिन उनके दोषों का उल्लेख नहीं है। तो थर्ड श्रेणी के वो हैं जिनमें राजाओं की जीतों के बारे में उनकी बड़ाई तो है लेकिन उनके जो दोष हैं, उनकी जो बेकार क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में कोई बातें नहीं हैं। और दूसरी श्रेणी के अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, दूसरी श्रेणी के वे अनुष्ठानिक अभिलेख हैं जिनमें बौद्ध धर्म, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के मत अनुयायियों ने स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण को कराया था। ठीक है,
महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये तिथि रहित अभिलेख है। ये बनवाया था जिस शासक से संबंधित है, ये संबंधित है कलिंग राज खारवेल से। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से। और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है इसी जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से। नासिक अभिलेख की बात की जाए तो गौतमी बलश्री और सातवाहनों की उपलब्धियां इसमें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब इन्होंने ही बनवाया होगा ये। गौतमी बलश्री और सातवाहन सातवाहन वंश हम पढ़ेंगे, सातवाहन वंश आएगा इस पुस्तक में, जरूर दे रखा होगा बाद में, तो हम पाएंगे कि उन्होंने इस नासिक अभिलेख को बनवाया होगा या खुदवाया होगा। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का बनवाया हुआ है और इसकी दिग्विजयों की जानकारी, यानी इसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी प्रयाग स्तंभ लेख में मिलती है। अगला है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख बनवाया पुलकेशिन द्वितीय ने। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख का संबंध है सीधा मालवा नरेश यशोवर्मन से और इसी में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी और जूनागढ़ अभिषेक संबंधित है स्कंदगुप्त से और हुणों पर विजय का विवरण, हुणों पर जब विजय पाई स्कंदगुप्त ने, वो इसी में उसका वर्णन किया हुआ है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन से। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख संबंधित है हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है इस अभिलेख में। बालाघाट और कार्ले अभिलेख में सातवाहनों की उपलब्धियां दी गई हैं, सातवाहन वंश के शासकों की उपलब्धियां दी गई हैं बालाघाट और कार्ले अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख संबंधित है शुंगों की उपलब्धियों से, जो शुंग वंश है, शुंग वंश के शासकों की उपलब्धियां दी गई हैं अयोध्या अभिलेख में। भरहुत अभिलेख सुंगन रेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित इसको माना जाता है। भरहुत अभिलेख को भी माना जाता है कि शुंगों ने बनवाया था। और एरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा बनवाया हुआ माना जाता है और इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। जो सती प्रथा है उसका जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिलता है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। अब और कुछ चीज़ें हैं और कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। गैर राजकीय अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग 200 ईस्वी 200 बीसी के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? हेलियोडोरस के विदिशा या बेसनगर स्थित अभिलेख से। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष वर्ड का जो सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमाण का लेख अंकित है। भूमि अनुदान पत्र ये प्राय तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इनमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व संबंधी दोनों का विवरण है। जो प्राकृत, संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु भाषाओं में लिखे गए हैं ये चीज़ें, ये जो भूमिदान अनुदान पत्र हैं ये लिखे गए हैं प्राकृत, संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषाओं में। एक्सप्लेनेशन मैं बहुत कम दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक तरह से रीडिंग करने वाली चीज़ है, इसको हम रीडिंग करते हैं केवल उस लिए। यदि चीज़ें समझनी है तो उसके लिए आपको डिटेल वाली जो क्लासेस हैं वो देखनी होंगी, क्योंकि डिटेल में उनमें समझा गया। यहाँ हम इसको एक रीडिंग पर्पज से ले रहे हैं। विदेशी अभिलेख, विदेशों से प्राप्त अभिलेखों में एशिया माइनर में बोगजकोई नामक स्थल से लगभग ईस्वी पूर्व 1400 यानी 1400 ईस्वी पूर्व का संधिपत्र अभिलेख मिला है और जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं, खुदे हुए हैं। मिस्र के तेलुअल अमनो में मिट्टी की कुछ तख्तियां मिली हैं जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं, जो ईरान और भारत के आर्य शासकों के नामों जैसे हैं। जो कैसे हैं? जो ईरान में भारत के आर्य शासकों के नामों के जैसे हैं। नेक्स्ट, पारसीपोलिल एवं बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। अब मुद्राओं की बात करते हैं, अभिलेखों की बात खत्म होती है, मुद्राओं की बात करते हैं। तो करेंसी की बात करते हैं, कॉइन्स, करेंसी, सिक्कों की बात करते हैं। देखिए 206 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें
मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। 206 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का, 206 बीसी और 300 एडी। तो ये जो ऐसा टाइम था, इस टाइम के बीच की जो ज़्यादातर सोर्सेज हैं वो हमारे पास करेंसीज ही हैं। बाकी पुरातात्विक स्रोत बहुत कम हैं इस टाइम के, 206 से लेकर के 300 एडी तक, 206 बीसी से लेकर के। तो ज़्यादातर जो हमें ज्ञान मिलता है वो मुद्राओं यानी करेंसी से ही मिलता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड से, आहत सिक्कों इंग्लिश में कहते हैं पंच मार्क्ड। इन्हें ये आहत सिक्के कहलाते थे। जो सिक्के मिले ना इस टाइम के, इनको कहते थे आहत सिक्के। मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा, क्रय विक्रय तथा वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था। भाई करेंसी का उपयोग क्यों होता था? दान दक्षिणा में, क्रिया विक्रय में, कुछ खरीदने बेचने में, वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था करेंसी का यूज। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो करेंसी मिलती है ना वो मौर्य युग के बाद के काल की। मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्य युग के बाद का जो समय था उसकी मिलती हैं, जो सीसा, पोटीन, तांबा, कांसे, चांदी तथा सोने की बनी है। कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी, वहीं गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने जो सोने के सिक्के जारी किए उनकी शुद्धता बहुत ज़्यादा थी, इतनी सबसे ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए। लेकिन यदि बात करें इसके बाद में गुप्त साम्राज्य की, क्योंकि कुषाण तो हम जानते हैं, कनिष्क जानते होंगे आप कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और बात करें इसके बाद जब गुप्ता डायनेस्टी आएगी तो गुप्त वंश में सोने की सिक्कों की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा थी। हालांकि शुद्धता उनकी इतनी नहीं थी। धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के जो सिक्के मिले हैं उससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, जबकि कुछ पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिसमें उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। सातवाहन राजा शातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली यानी चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो पश्चिम भारत के शक थे उन पर विजय पाई। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं स्मारक और भवनों की। स्मारक और भवन, मुद्राओं की बात हो चुकी है, अब हम स्मारकों यानी मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली है यानी नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल है उनकी जो शैली कहलाती है वो नागर शैली कहलाती है, और दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली कहलाती है द्रविड़ शैली। जबकि दक्षिणापथ के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे कहलाती हैं वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। जावा के बोरोबुदुर मंदिर में वहाँ 9वीं शताब्दी यानी 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता प्रमाणित होती है। मूर्ति कला की बात करें तो कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल से बाद के काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई उनसे जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। कुषाण कालीन मूर्ति कला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक है, वहीं गुप्त काल की मूर्ति कला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तोत्तर कला में सांकेतिकता अधिक यानी गुप्त काल से बाद के काल में। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। चित्रकला की बात की जाए तो अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अवशेषों की बात की जाए तो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदुरे हथियारों या औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष ईसा पूर्व मानव रहता था।
ह्यूमन रहता था और 10 से 6000 वर्ष ईस्वी पूर्व वह कृषि कार्य करने लगा। पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना, ये सब वो सीख गया। गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों को इंगित करती हैं। बसाड़ यानी प्रारंभिक वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिताराम नामक एक विहार मिला है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग आरंभ हो चुका था। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल के आसपास। दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह पुष्ट हुआ है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में यानी फर्स्ट सेंचुरी में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हमने अब तक पुरातात्विक स्रोतों की बात कर लिया, अब बात होगी आगे साहित्यिक स्रोतों की। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो हमने 3 पार्ट में बांटा था ना कि जो इतिहास के प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, वो पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो हमने पुरातात्विक स्रोत अब देख लिए हैं। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे यहाँ से आगे साहित्यिक स्रोत।